नेक्स्ट पर आते हैं, पेज नंबर 546, पेज नंबर 546 और क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 13.2। एक बॉक्स है ऑरेंजेस का, इज टू बी इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंज विदाउट रिप्लेसमेंट, और बोला है इफ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जिसमें 15 ऑरेंजेस है, 12 गुड है और 3 बैड है। तो टोटल ऑरेंजेस है 15, जिसमें से 12 जो है वो गुड है, 12 गुड ऑरेंज है और 3 जो है वो बैड ऑरेंज है। और वो बॉक्स जो है वो अप्रूव तब होता है जब 3 हमारे ड्रॉस गुड ऑरेंजेस के निकले। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ए फर्स्ट गुड ऑरेंज हमने ड्रॉ किया, बी सेकंड गुड ऑरेंज और सी ले लिया थर्ड गुड ऑरेंज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुआ कि 12 गुड निकले हैं 15 में से। अगले वाले के लिए लिखते हैं बी बाय ए, तो बी बाय ए गुड निकल चुका है, दूसरा गुड निकाल रहे हैं, 11 गुड बचे होंगे और टोटल 14। अगला लिखेंगे सी बाय ए बी, सी बाय ए बी। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से कि पहला गुड निकल गया, दूसरा गुड निकल गया, आप सी निकाल रहे हैं, दिस इज 10 बाय 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, पी ए इंटू पी बी बाय ए इंटू पी सी बाय ए बी। तो यह आ जाएगा 12 बाय 15 इंटू 11 बाय 14 इंटू 10 बाय 13। सॉल्व आप लोग खुद कर लेना, आंसर आ जाएगा। दिस इज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 547। क्वेश्चन नंबर 12 जो इंपॉर्टेंट है, अ die is tossed thrice, find the probability of getting an odd number at least once। तो देख लो, ए ले लिया ऑड नंबर का आना, बी ले लिया इवन नंबर का आना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 1/2। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इवन्स, मतलब 3 इवन नंबर्स आ रहे हैं हमारे, जो हमने करा है थ्राइस। तो 3 बार या इवन नंबर थ्राइस लिख लो, गेटिंग इवन नंबर थ्राइस इज 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। लेकिन हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो इसका मतलब हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड। तो नो ऑड्स का मतलब क्या हुआ कि तीनों थ्रोज में इवन आ रहे हैं, तो 1 माइनस 1/8 जो हमने यहां से निकाला था विच इज 7/8। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला देखते हैं जो मार्क कराया हुआ है विच इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज इंडिपेंडेंट। तो हमें पता चल गया ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। आगे देखते हैं, और प्रोबेबिलिटी दोनों की इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की है 1/2 और 1/3, 1/3। उसने बोला पहले पार्ट में द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब है कि या तो ए ने सॉल्व कर दिया होगा या बी ने सॉल्व कर दिया होगा या दोनों ने सॉल्व कर दिया होगा, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। और ये मैंने बताया था जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए यूनियन बी का मतलब होता है पी ए नॉट पी बी नॉट। अभी मैंने इससे पहले ही ये प्रूव कराया है। तो अगर ए 1/2 है तो ए नॉट भी 1/2 होगा, और बी 1/3 है तो बी नॉट होगा 2/3। तो ये कट गया, 1 माइनस 1/3 दिस इज 2/3 एंड आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा जिसमें लिखा हुआ प्रॉब्लम इज सॉल्व। दूसरे में लिखा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम हैज सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब दोनों में से किसी एक ने सॉल्व करा है, exactly one of them has solved the problem, one of them solved the problem। तो इसका मतलब हुआ अगर A ने सॉल्व किया होगा तो B ने नहीं किया होगा, और अगर B ने सॉल्व किया होगा तो A ने नहीं किया होगा। तो 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/3 इंटू 1/2, तो 2/6 प्लस 1/6 3/6 1/2। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अगेन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है,
ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो भी एक बार नजर जरूर मार लेना कि कैसे करने हैं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगली एक्सरसाइज में बेस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 वाला क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा, उसके बाद फॉर्मूले के एंड तक पहुंचकर आप लोगों के क्वेश्चन छोड़ दूंगा, कैलकुलेशंस आप लोग कर लेना, सो दैट आप लोगों को जहां पे भी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाए। अब यहां पर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 18 में ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 18, इसमें लिखा है सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ अ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। लिखा है ऑफ द पीपल हैविंग HIV, इसको ऐसे करो, डिजीज की बात कर रहा है, पेज नंबर 552 एग्जाम्पल नंबर 18, डिजीज की बात कर रहा है, जिस भी डिजीज की बात कर रहा होगा वो डिजीज लिख देना, खाली डिजीज लिखा होगा तो डिजीज लिख देना, कोरोना लिखा है, कोविड लिखा है, कुछ भी लिखा है वो डिजीज लिख के दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, हैविंग और नॉट हैविंग। जो हैविंग वाले लोग हैं वो टेस्ट कराने गए तो लिखा है 90% ऑफ द टेस्ट जो है वो डिटेक्ट कर लेता है डिजीज को, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, और 10% अनडिटेक्टेड यानी कि नेगेटिव। मतलब जिन लोगों को एक्चुअली में वो डिजीज है HIV, वो टेस्ट के लिए गए तो 90% इफेक्टिव थी मशीन, इसलिए 90% को पॉजिटिव आया और 10% को क्या कहते हैं नेगेटिव आया। कह रहे लेकिन फॉल्स रिपोर्ट के भी चांसेस है, यानी कि जिसको नहीं है उसमें 1% जो है 1% उनको उन्होंने पॉजिटिव बता दिया और 99% लोगों को नेगेटिव बताया। इन लोगों को नहीं था इसलिए नेगेटिव की परसेंटेज ज्यादा है, और इन लोगों को था इसलिए पॉजिटिव की परसेंटेज ज्यादा है, ये ध्यान रखना। इस तरह से जब चार्ट बना लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे लिखा है इन अ लार्ज पॉपुलेशन, जिसमें 0.1% लोगों को कोविड के HIV था, तो 0.1% को था और 99.9% को नहीं था HIV। आगे लिखा हुआ है इस पॉपुलेशन में से हमने एक पर्सन सिलेक्ट किया, उस पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद उसका टेस्ट करवाया, टेस्ट कराने के बाद पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट किया कि वो HIV पॉजिटिव है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी उसको एक्चुअली में HIV था। यहां पर क्या ध्यान रखना है, जो भी चीज प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो वन ऑफ द ऑप्शन होता है, तो हमने दो ऑप्शंस लेने हैं कि उसको एक्चुअली में HIV था, तो हमने E ले लिया, हैविंग HIV, हैविंग या एक्चुअली हैविंग HIV, और F ले लिया, नॉट हैविंग HIV, और A लेना है जो गिवन है पैथोलॉजिस्ट या रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ये हमारे को गिवन था, हमने पर्सन सिलेक्ट किया, उसकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव, मतलब गिवन है, ये गिवन वाला पार्ट। E और F होते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज एक्चुअली हैविंग HIV, तो हमने एक केस ले लिया हैविंग और एक ले लिया नॉट हैविंग। ठीक है, अब सबकी प्रोबेबिलिटीज लिखी। PE हैविंग वाले कितने थे, 0.1%, यानी कि 1/1000, और नॉट हैविंग वाले कितने थे, 99.9%, यानी कि 999/1000। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट पॉजिटिव, जिन लोगों को था 90%, साफ साफ दिख रहा है ऊपर से, और जिन लोगों को था रिपोर्ट पॉजिटिव, जिन लोगों को नहीं था उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव 1%। निकालना क्या है, एक्चुअली हैविंग HIV व्हेन रिपोर्ट इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब P इंटू PA/E बेस थ्योरम, P इंटू PA/E टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे, PF इंटू PA/F, P इंटू PA/F। जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो आपने वैल्यूज पुट करी यहां पर, जो भी इनकी वैल्यू है। P हमारा 1/1000 है, A/E 90/100 है, दिस इज 1/1000 इंटू 90/100 प्लस 999/1000 इंटू 1/100, तो एलसीएम लेंगे तो ये तो वैसे ही कट जाएगा नीचे से, तो हमारे पास बचेगा क्या, 90/90 प्लस 999, यानी कि 90 डिवाइडेड बाय 1089, और ये हमारा आंसर होगा, दैट्स इट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसी तरीके से करना है, जो डिजीज वाला क्वेश्चन है, ताकि प्रॉब्लम ना रहे। इसके बाद मैंने जो मार्क कराया था वो था एग्जाम्पल नंबर 21। अगर मार्क नहीं कराया तो मार्क कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 टाइम्स। समझना मेरी बात को। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6। इस क्वेश्चन को सब लोग उल्टा करते हैं।
क्योंकि उनको ये चीज नहीं समझ आती कि हमने इसमें ई और एफ एक्चुअली में लेना क्या है। तभी मैंने आपको बोला कि जो भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो होता है वन ऑफ द ऑप्शन। तो लिखा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। तो इसका मतलब ई लेना है हमें एक्चुअली अ 6 और एफ लेना है हमने नॉट अ 6। अगर एक्चुअली 6 है एक ऑप्शन तो दूसरा ऑब्वियसली नॉट अ 6 होगा। गिवन क्या है, ही रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। तो ए ले लिया, रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। ठीक है, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, मतलब शॉर्टकट में आप लोग कंप्लीटली लिख लेना। लेट ई बी द इवेंट दैट मैन क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, मतलब वो ए को ई बोल रहा है तो आप उसके हिसाब से लिख लेना। मैंने ई और एफ को लिया हुआ, उन्होंने S1 और S2 लिया हुआ, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप प्रॉपरली लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, मतलब शॉर्टकट नहीं डालना है ऐसे, और एक तरीके से लैंग्वेज में लिख लेना जैसा मैंने क्लास में भी बताया हुआ है। अब आप ध्यान रखो कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6 और नॉट अ 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6। अब समझना, उसने रिपोर्ट करी 6 है और एक्चुअली में 6 है, इसका मतलब वो सच बोल रहा है 3/4। उसने रिपोर्ट करा 6 है लेकिन 6 नहीं था, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है 1/4। प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्चुअली 6, when he reports that it is a 6, P into PA by E divided by PE into PA by E plus PF into PA by F। तो अब इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना आगे। दिस इज पेज नंबर 555 और एग्जाम्पल नंबर 21 एंड अगेन इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं जो मार्क कराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.3। और पेज नंबर हमारा है 556। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से देखते हैं क्या लिखा है। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गेसेस। उसने खुद ही बता दिया अपने आप को कि हमने जो ऊपर पहली लाइन पढ़ी है वो सही है या गलत है, हम सही सोच रहे हैं नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाली लाइन पढ़ लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट नोज द आंसर। तो मतलब नोज द आंसर और गेसेस वाला ही हमारे दो ऑप्शन है। तो लेट कर लिया ई, ही नोज द आंसर, और एफ ले लिया ही गेसेस। ठीक है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे को दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोज द आंसर 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो गेसेस है 1/4। ए का मतलब क्या होता है, जो गिवन है। तो ए देखते हैं क्या गिवन है, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। Assuming that a student who guesses at the answer, it will be correctly with the probability 1/4। अगर वो guess करता है तो उसकी probability दी हुई है 1/4, guess करता है तो, ठीक है, और उसका आंसर करेक्ट हो। guess करता है और आंसर करेक्ट हो की probability है 1/4। अच्छा, what is the probability the student knows the answer, मतलब probability of E हमें निकालना है, given that he answered it correctly। तो A का मतलब है he answered it correctly। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी A by E, करेक्ट आंसर व्हेन ही नोज द आंसर 1 और करेक्ट आंसर व्हेन ही गेसेस 1/4। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं यहां पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका आंसर करेक्ट है अगर वो गेस करता है विद द प्रोबेबिलिटी 1/4, तो बच्चे यहां पे गलती से 3/4 लिख देते हैं। यहां पे 1 आएगा When you knows the answer, आपका आंसर करेक्ट है कि प्रोबेबिलिटी होती है 100%, इसलिए आएगा 1। बाकी हमारे को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E by A। अब आप लोग खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कॉन्सेप्ट समझाना था वो समझा दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है देयर आर 3 कॉइन्स। एक है 2 हेडेड, तो कॉइन 1 2 हेडेड HH, कॉइन 2 75% हेड आता है और 25% टेल, और थर्ड कॉइन इज अनबायस्ड, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल हेड टेल है 50-50% के साथ, 50-50% के साथ। ठीक है, वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम। एक कॉइन सिलेक्ट किया, टॉस करा एंड इट इज अ हेड। टॉस करने के बाद क्या आया, हेड। तो इसको ले लिया E, इसको ले लिया F, इसको ले लिया G और A ले लिया हेड। तो खुद देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E
एफ और जी तीनों कॉइन्स को सिलेक्ट करना इक्वली लाइकली है, इसलिए 1/3 1/3 1/3 कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब हमने टॉस किया, हेड आया पहले वाले कॉइन से तो 1, क्योंकि दोनों केसेस में हेड है। प्रोबेबिलिटी ए बाय एफ निकालना है। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी दूसरे वाले कॉइन की 75% है, यानी कि 3/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ, ए बाय जी, थर्ड वाला कॉइन अनबायस्ड था, इसलिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 2 हेडेड था, यानी कि E बाय ए निकालना है। फॉर्मूला बना के बेस थ्योरम खुद से कर लेना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, इसी पेज पर है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान रखना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर सेम है, एक्सरसाइज भी सेम है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जो इंश्योरेंस है वो 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स और 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया हुआ है, यानी कि टोटल है 12000। तीनों के एक्सीडेंट होने की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? स्कूटर ड्राइवर इज वन ऑफ द ऑप्शन E, F, G, और A ले लिया एक्सीडेंट अकर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E 2000 डिवाइडेड बाय 12000 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ F 4000 बाय 12000 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ G 6000 बाय 12000 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E, पहले वाले बंदे का एक्सीडेंट होता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1/100। दूसरे वाले बंदे का एक्सीडेंट होता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 3/100। और तीसरे वाले बंदे का एक्सीडेंट होता है, मतलब ट्रक ड्राइवर्स का एक्सीडेंट होता है, दैट इज 15/100। ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्कूटर ड्राइवर की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन एक्सीडेंट अकर्ड। तो ये हमने E बाय A निकालना है, फॉर्मूला लगाना बेस थ्योरम का और सॉल्व कर लेना। दिस इज वेरी इजी। तो ये मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं बेस थ्योरम के, अभी 2-3 क्वेश्चंस और बताता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं।